हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 बीपीएससी टीआरई 4.2 DSSB KVS NBS तथा अन्य कहीं भी जहां भी एनसीईआरटी का सेक्शन होता है, एनसीईआरटी का वेटेज होता है, एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। कल हमने दिल्ली के सुल्तान को पढ़ा था, जो कि चैप्टर नंबर 3 था। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले हम सीटेट के जो बच्चे हैं उनको कुछ बताना चाहते हैं उनको, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे देख ले होंगे सिलेबस जो है, सिलेबस के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा जो हल्ला हो रहा है सीटेट में, उतना कुछ सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बात तो सीटेट के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बात जान लीजिए, सीटेट के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो क्लास 6 जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, उसमें जो क्लास 6 की बुक है उसमें परिवर्तन हुआ है। क्लास 6 की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, वो तीनों एक में कर दी गई। केवल क्लास 6 की 7, 8 अभी भी वैसे है, अगली साल हो सकता है वो भी हो जाए, लेकिन इस बार क्या हुआ, सिर्फ क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को एक में कंबाइन कर दिया गया है। कुछ चैप्टर्स काटे गए। उसमें क्या हुआ, कुछ चैप्टर्स काटे हैं, कुछ टॉपिक्स जुड़े। ध्यान रखिएगा, चैप्टर कोई नहीं जुड़ा है, बस कुछ टॉपिक्स और एक्स्ट्रा उसमें जुड़े हैं। चैप्टर्स बाकी काटे ही गए हैं। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि जो चैप्टर्स कटे हैं उनको आप कैसे पढ़ेंगे, और जो नए टॉपिक्स आए उनको कैसे पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर्स कटे हैं उनको पढ़ना है कि नहीं, पहली बात ये हो गई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सीटेट का सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस अभी भी सेम है। सीटेट का सिलेबस क्या है, सीटेट का सिलेबस अभी भी सेम है, इसलिए हमको पढ़ना हमेशा पूरा है। सीटेट के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, जो नए टॉपिक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, तो जैसे ही क्लास 6 to 8 ख़त्म हो जाएगी, वो नए टॉपिक्स कैसे हैं, वो केवल 1 घंटे के हैं, केवल 1 घंटे के, 1 घंटे से भी कम है। मैं कहता हूँ वो 1 घंटे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट की क्लास होगी। 35 मिनट की क्लास होगी और उसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को कंबाइन कर दिया गया है। सारे टॉपिक्स तो आपको PDF में मिल ही जाएंगे। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको 35 मिनट में पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप उसको भी कवर कर लेंगे। उसमें प्रश्न बन सकता है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि उससे प्रश्न बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि ऑनलाइन का जब पेपर हो रहा था तो एक नई जो बुक आई थी EVS की, जो जिसमें भारत के राज्यों के बारे में बताया गया था, उससे भी 3-4 प्रश्न उस साल बने थे। इस साल भी हो सकता है बन जाए, चांसेस कम है लेकिन बन भी सकता है। साइंस में भी यही हुआ है। साइंस में क्या हुआ है, साइंस में वही क्लास 6 की जो बुक है उसको मोटी करके क्लास 6 की बुक में परिवर्तन किया गया है। टॉपिक्स वही हैं, कुछ कम हुए हैं चैप्टर्स, टॉपिक्स कुछ बढ़े हैं, टॉपिक्स बढ़े हैं, चैप्टर्स कम हुए हैं। लेकिन सीटेट का सिलेबस अभी भी पुराना है, सीटेट का सिलेबस पुराना है, तो हमें पढ़ना वही है। तो अब सिंपल बात में हम ये बता सकते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको SST और SST और साइंस के लिए क्या करना है, SST और साइंस और मैथ के लिए, मैथ का भी इसको ध्यान रखिए, साइंस और मैथ के लिए आपको क्या करना है कि जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए। उसके बाद जो ये नए टॉपिक्स जुड़े हैं उनकी 35 मिनट की क्लास इसमें हो जाएगी, 35 मिनट की क्लास साइंस में भी हो जाएगी, ठीक है, 35 मिनट की क्लास इसमें भी हो जाएगी। बात रही आगे पेपर 1 की बात होगी, तो उसको पेपर 1 के एक हम अगले वीडियो में उसको हम बता देंगे। जब पेपर 1 की क्लास हमारी चलती है उसमें हम बता देंगे कैसे हो रहा है। चलिए फिर अब हम सेशन को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, मुग़ल कौन थे। पहला पॉइंट है मुग़ल हमारे कौन थे। मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। ध्यान रखिएगा, मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज़ खां, ध्यान रखिएगा, माता की ओर से वो किनके वंशज थे, चंगेज़ खां, जो कि मंगोल का शासक था, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वो के इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे, तैमूर लंग के वंशज थे। ध्यान रखिएगा, तो मुग़ल दोनों तरफ से महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वो किसके वंशज थे, मंगोल शासक चंगेज़ खां, मंगोल शासक चंगेज़ खां। पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। और आगे देखते हैं, परंतु मुग़ल अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे, ये अपने आप को तैमूर वंश का क्यों नहीं कहलवाते थे, ये अपने आप को मंगोल वंश से ही, और मंगोल से ही मुग़ल शब्द बन गया था। क्यों पसंद करते थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ थी वो सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। सॉरी, इसमें नहीं करते थे,
वे अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते, ध्यान रखिएगा। वो अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो मुग़ल शब्द आया था वो मंगोल शब्द से आया था। मंगोल शासक चंगेज़ खां जो था वो नरसंहार के लिए जाना था। उसने बहुत सारे नरसंहार, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसने व्यक्तियों की हत्या की थी ना, नरसंहार वो बहुत करता था। इसलिए उस मुग़ल जो थे अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे और वे अपने आप को तैमूर लंग का वंशज का ज़्यादा बताते थे, जो तुर्की का शासक था। अब देखते हैं, इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आगे देखते हैं। मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक कौन है? बाबर है। 1526 से 1530 तक शासन होगा। ध्यान रखिएगा, प्रथम मुग़ल शासक बाबर हो जाएगा। 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था इसने। 1494 में क्या हुआ? फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो 12 वर्ष की उम्र में उसने फरगना राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेक थी। मंगोलों की एक और शाखा थी उज्बेक। उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़ी। तो उसकी जो पैतृक गद्दी थी फरगना, उज्बेकों के आक्रमण के कारण छोड़नी पड़ी। और उज्बेक कौन थे? मंगोलों के ही एक दूसरी शाखा थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। काबुल कांधार जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है उस पर कब्जा किया। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। ध्यान रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किसको हराया? जो उस समय का दिल्ली का सुल्तान था, जो अफगान शासक था। ध्यान रखिएगा, अफगान शासन था इब्राहिम लोदी। अब्राहम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में किया। अभी तक फिर से एक बार देख लेते हैं। तो मुग़ल दोनों तरफ से महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खां के वंशज थे, जो चाइना और मध्य एशिया के आसपास राज करता था और उसकी स्मृतियाँ नरसंहार से संबंधित थी, मतलब कि क्रूर शासक था। पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर लंग के वंशज थे, जिनकी मृत्यु 1404 में हो गई थी। मुग़ल थे अपने आप को मंगोल या मुग़ल क्यों नहीं कहलवाना पसंद करते थे? इसलिए क्योंकि जो चंगेज़ खां था वो नरसंहार करता था, इसलिए उसकी स्मृतियाँ नरसंहारों से जुड़ी हुई थी सैकड़ों व्यक्तियों के। इसलिए मुग़ल या मंगोल अपने आप को मुग़ल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। अब अगला पॉइंट कि प्रथम मुग़ल शासक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। 1526 से 30। 1494 में उसने फरगना राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया, मतलब कि पिता से उसके हाथ में आई। तब वो अब केवल 12 वर्ष का था। मुग़लों की एक और शाखा थी उज्बेक। उज्बेकों ने फरगना पर हमला किया और इसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। 1504 में इसने काबुल पर कब्जा किया, ठीक है। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। ध्यान रखिएगा। 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। प्रश्न बनता है कि भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। किस में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा। पानीपत के फर्स्ट वार में हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, ठीक है। बाबर ने इसका प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं। अब प्रमुख अभियान और घटनाएं देख लेते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने 4 साल शासन किया, 4 साल युद्ध लड़े थे। 1526 में पानीपत में लड़ा था इब्राहिम लोदी से। खानवा में राणा संगा से लड़ा था। सिर्फ इसमें मेन याद रखिएगा, चंदेरी में राजपूतों को हराया था, ठीक है। और मृत्यु इसकी कब हो गई थी? 1530 में हो गई थी। मृत्यु इसकी कब हो गई थी? 1530 में हो गई। इसकी जो कब्र है वो कहाँ है? काबुल में। इसकी कब्र कहाँ है? काबुल में। इसको नोट कर लीजिएगा, कब्र इसकी कहाँ है? काबुल नहीं है, ठीक है। प्रश्न बनता है कि मुग़ल काल का पहला सम्राट जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी किसने? बाबर ने। किस भाषा में लिखी थी? चगताई तुर्क भाषा में। चगताई तुर्क या तुर्की भाषा भी इसको हम कह सकते हैं। चगताई तुर्क भाषा में लिखी। तो मुग़ल शासक जिसने अपनी पहला मुग़ल शासक जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो वो हो जाएगा बाबर। चगताई तुर्क बाबरनामा चगताई तुर्क भाषा में। और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं देख लेते हैं। 1530 से 40 तक शासन किया और कन्नौज और चौसा के युद्ध में इसको शेरशाह सूरी ने लगातार 2 युद्धों में हराया। फिर इसको 15 सालों तक भटकना पड़ा था और 1555 में फिर आया ये शासन करने, लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हो गई थी? दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली। दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली में लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। तो इस प्रकार की जो जायदाद बराबर बांटी जाती थी, यह कौन सी प्रथा थी? यह शहदायत प्रथा थी। ध्यान रखिएगा, इसको कौन सी प्रथा कहते हैं? इसको शहदायत प्रथा कहते हैं।
और ये मुग़लों में बहुत फेमस थी। मुग़ल काल के अधिकांश जो शासक थे वह शाहदायत प्रथा को फॉलो किए थे। इसको ध्यान रखिएगा। शाहदायत प्रथा में क्या होता है कि उत्तराधिकार को बराबर बांटना होता है, ठीक है। तो हुमायूं ने अपनी पिता की जो वसीयत थी बराबर सभी भाइयों में बांटी थी। मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षा, लेकिन उसका एक भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी, वह बहुत ज़्यादा राज्य चाहता था। इसलिए हुमायूं ने क्या किया कि हुमायूं भी कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जब आंतरिक मतभेद होता है तो आपकी शक्ति जरूर क्षीण हो जाती है। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार, शेर खां ही इसका नाम है, बाद में क्या पड़ा शेरशाह सूरी, 1539 में चौसा का युद्ध हराया और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हराया और यह ईरान भाग गया। हुमायूं कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। ईरान में हुमायूं ने किससे मदद ली? यह प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह से मदद ली। किससे? सफाविद शाह से मदद ली। 1555 में ये आया, लेकिन दिल्ली के दीन पनाह पुस्तकालय, जो लकड़ियों का पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। और लेन पूल ने कहा है, लेन पूल एक महान विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा है लेन पूल कि हुमायूं का जीवन हमेशा लड़खड़ाता रहा और इसकी मृत्यु भी लड़खड़ा कर ही हुई, ठीक है। यह हुमायूं ने कहा था, ध्यान रखिएगा। अकबर के बारे में देख लेते हैं। 1556 से 1605। अकबर 1556 से 1605, 13 वर्ष की अल्प आयु में यह सम्राट बना। इसके शासनकाल की 3 अवधियों को में विभाजित, इसके शासनकाल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 1556 और 70 के मध्य, जब अकबर का जो मेन शासक, उसमें अकबर तो उसमें संरक्षक, अकबर की जो संरक्षा कर रहे थे वो कौन थे? बैरम खां थे, ठीक है। 1556 से 70 के बीच में हम जान सकते हैं, जिसमें अकबर के हाथों में पूर्ण शक्तियाँ नहीं थी, क्योंकि वह छोटा था, तो उसके संरक्षण जो कर रहे थे वो बैरम खां थे। और उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य विद्रोह चलाए। अगला इंपॉर्टेंट है, 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़गढ़ का अभियान, ध्यान रखिएगा। इसमें एक पॉइंट गलत हो गया है कि 1556 और 70 के बीच में क्या हुआ कि जो बैरम खां संरक्षक था उससे यह स्वतंत्र हो गया था। पहले ही पॉइंट में बताया जाए, 1556 में तो ये शासक बना था ना, 1556 और 70 के बीच में, शुरुआत के कुछ वर्षों तक था। पूरी तरीके से ये बात गलत नहीं, लेकिन शुरुआत के कुछ वर्षों तक ये बैरम खां के संरक्षण में था, बाद में नहीं रहा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 1568 में चित्तौड़गढ़ को जीता और 1569 में रणथंभौर को जीता, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब 1570 से 85 के बीच में क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चित्तौड़गढ़ को जीतना और रणथंभौर को जीतना। आगे देखते हैं, अगला इसमें देख लेते हैं, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल भी उसने अपने राज में मिला लिया। दक्कन के अभियान, हाँ इसमें भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बस अपने शासकों के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। तो शासन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ कि इसका जो पुत्र था राजकुमार सलीम, उसकी वजह से इसकी जो सत्ता थी वह लड़खड़ाई और सलीम ही आगे चल के जहांगीर बना था। तो इनके बारे में इतना पॉइंट याद करिएगा। 68 में चित्तौड़गढ़, सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़गढ़ को जीता था और ठीक उसके अगले वर्ष रणथंभौर को जीता। जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। 1605 से 1627 तक शासनकाल इसका था, ठीक है। इसके शासनकाल में सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, और पूर्णतः ये सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में जो इसका राजकुमार खुर्रम था, जो बाद में शाहजहाँ बना, उसने क्या किया? विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने शाहजहाँ के हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए थे, जो असफल रहे। तो वह खुद से विद्रोह नहीं करा, उसकी पत्नी ने ही उसकी जो पत्नी नूरजहाँ थी उसी ने शाहजहाँ को हाशिए पे धकेलने का मतलब कि उसने कोशिश किया कि जो ये शाहजहाँ है, जिसका नाम खुर्रम भी था, वह शासक ना बन सके। बात इस कारणवश उसको अंत में विद्रोह करना ही पड़ा था। शाहजहाँ देखते हैं, जिसका शासनकाल कब से कब तक है? 1627 से 58 तक है। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खां जहाँ लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़िए जहाँ से रेड पॉइंटेड है। 1657-58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लेकर झगड़ा हो गया। इसमें औरंगजेब की जीत हुई, ठीक है। शाहजहाँ के 4 पुत्रों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें जीत किसकी हुई? औरंगजेब की हो गई। दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह समेत उसने अपने तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिए। तो इसके जो अन्य 3 भाई थे, इसमें से दारा शिकोह एक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जानकार बहुत था, ठीक है। ये जानकार बहुत था, अकबर द्वितीय भी इसको कभी कभी कह दिया जाता था, अकबर। तो तीनों भाइयों को औरंगजेब ने मार के गिरा दिया और शाहजहाँ को भी क्या किया कि आगरा में कैद कर दिया, आगरा की जेल में कैद कर दिया।
औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी का अपमान किया था और शिवाजी को मुगल कैदखाने में शिवाजी को मुगल के कैदखाने में रखा गया था और वहाँ से शिवाजी भाग निकले थे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। राजकुमार अकबर ने, अकबर द्वितीय है, ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय है, औरंगजेब का ही बेटा है। उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया था। ठीक है, इसके बारे में एक अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आगे क्या हो जाएगा कि 1685 में इसने बीजापुर जीता और 1687 में गोलकुंडा को जीता। 1685 में बीजापुर जीता और 1687 में गोलकुंडा को जीता। आगे देखते हैं। उसके मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसके मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो आगे देखते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठाधिकार का क्या होता है कि जो ज्येष्ठ बेटा होगा उसी को पूरा राज्य मिल जाएगा, बाकी जितने भी बच्चे होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके विरुद्ध वे किस अधिकार को मानते थे, शहादायत प्रथा को मानते थे, जिसमें क्या होता था, या तैमूर वंशों में खास फेमस थी, जिसमें क्या था, उत्तराधिकार का विभाजन बराबर किया जाता था, समस्त पुत्रों में किया जाता था। राजपूतों के साथ मुगल की शादियाँ देख लेते हैं। जहांगीर की माँ, ध्यान रखिए, कच्छवा की राजकुमारी थी और यह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की माँ हरकाबाई जिसका नाम है वह कच्छवा की राजकुमारी थी और अंबर जो वर्तमान जयपुर में है उसके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ देख लेते हैं। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी और वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे देख लेते हैं। मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा गया। तो मुगलों की जो सेवा करते थे उनको मनसबदार एक पद बना दिया था। ठीक है, खास करके अकबर के समय में ये शुरू हुआ कि मनसबदार एक नया पद बना गया। मनसबदार शब्द का अर्थ क्या होता है कि मनसबदार शब्द का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्तियों का होता है जिसका कोई एक मनसब होता था। मनसब मतलब कि जिसका एक कोई पद होता था, कोई हैसियत होता है। जैसे आज एक पद होता है ना कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या फिर आप CMD हैं, ठीक है, आप HR हैं, सेल्स मैनेजर हैं, ये सब पद थे ना, उस समय मनसबदार होता था, मनसब पद होता था। मनसब में आपको जात दिया जाता था। जात क्या होता था कि आपको जात दिया जाएगा, आप 4000 जात के हैं, आप 3000 जात के हैं, ऐसे उसमें बताया जाता था। तो मनसबदार में मनसब का अर्थ क्या होता है था, एक हैसियत होती थी या पद से पता चलता था। या मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी। श्रेणी व्यवस्था मतलब कि आपको विभाजन, आप श्रेणियों में बांटते थे, जिसके जरिए क्या क्या फिक्स होता था, आपका पद फिक्स हो जाएगा कि आप किस पद पे हैं, आप किन से बड़े हैं, सैनिकों से बड़े आप हैं या आप सेना नायकों से बड़े हैं, आप काजी से बड़े, किससे बड़े हैं। वेतन फिक्स हो जाता था, आपका वेतन आपको कितना मिलेगा और सैन्य उत्तरदायित्व तो आपका कितना है ये भी फिक्स हो जाता था। पद और वेतन का निर्धारण किससे होता था, जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में आपका उतना ही ज़्यादा प्रतिष्ठा होगा और उतना ही ज़्यादा आपको वेतन भी मिला जाएगा। ये सब मैंने आपको बता ही दिया गया है। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को दिए जाते थे, ठीक उसी के अनुसार उन्हें घोड़े सवार भी दिए जाएंगे, घोड़े भी दिए जाएंगे ना। घोड़े खरीदने के लिए उनको खुद पैसे दिए जाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाते थे। तो मनसबदार क्या करते थे, अपने अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे कि ये मेरा घोड़ा है, उसकी एक पहचान बनवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे कि मेरे सैनिक कितने हैं। और जब वो पंजीकरण करवा लेंगे तभी तो, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो जात है वो क्या निर्धारित करती थी, सैन्य उत्तरदायित्व क्या है, और ठीक उन्हीं के अनुसार क्या होता था कि आपको सेना रखनी पड़ती थी। तो जब मनसबदार दिखाएंगे कि मेरे पास इतने घोड़े उतने सैनिक हैं, तभी उनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने की भूमि के रूप में पाते थे और इनका वेतन क्या था, राजस्व कर इकट्ठा कर लेते थे। ये भूमि को, ऐसे भूमि के मालिक कहे जाते थे जिन्हें कर दिया जाता था और ये इस भूमि को जागीर कहा जाता था। ठीक है, और जो तकरीबन इक्ताओं के ही समान था, जो इक्ता प्रथा शुरू हुई थी ठीक उसी के समान था, जो इल्तुतमिश शादी के काल में इक्ता प्रथा शुरू हुई थी ठीक उसके समान था। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं, हाँ, लेकिन मनसबदार जो मुक्ति थे, मुक्ति कौन होते थे, इक्ताओं के मालिक को उस समय मुक्ति कहा जाता था, लेकिन मनसबदार जो होते थे मुक्तियों से किस प्रकार भिन्न थे कि ये अपने जागीरों पे नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, बस केवल उनसे राजस्व एकत्रित करते थे, बस उनसे केवल राजस्व एकत्रित करते थे, यही उनका काम था बस। ठीक है, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में रहते थे, देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। जात की श्रेणियाँ देख लेते हैं। 5000, इसको 5000 कर लीजिएगा। 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। बिल्कुल ऊंचा रहेगा, जितना ज़्यादा जात उतना ज़्यादा आपका वेतन, पद, प्रतिष्ठा ऊंचा रहेगा।
अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात पे थे। तो अकबर के शासनकाल में 29 व्यक्ति ऐसे थे जिनका जात 5000 था, यानी कि 29 व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी। और औरंगजेब के काल में क्या हुआ कि ये 79 हो गई। कितना हो गई? 79 हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, 79 हो गई। आगे देखते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साली या 10 साली इसको कहा जाता है कि काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और किस भूमि को सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। 1570 से 1580 के बीच में क्या किया कि अकबर ने क्या सोचा कि हर भूमि का प्रकार अलग होता है। कोई भूमि ज़्यादा उर्वरक होती है, कोई भूमि कम उर्वरक होती है, और हम जो कर ले रहे हैं वो तो उर्वरता के हिसाब से ले ही नहीं रहे हैं, हम तो कर तो सबसे समान ले रहे हैं। जबकि जो भूमि कम उर्वर है, जहाँ कम पैदावार हो रही है, उनसे हमें कम कर लेना चाहिए, और भूमि जहाँ ज़्यादा उर्वरता है हमें उनसे ज़्यादा पैसे लेने चाहिए। तो अकबर ने अपनी राजस्व मंत्री टोडरमल से कहा था कि आप 10 सालों तक खेतों का निरीक्षण करिए, और जो ये सब खेत हैं उन क्षेत्रों को आप अन्य अन्य भागों में बांटिए कि बहुत ज़्यादा ये मतलब कि अन्य भागों में बांटिए, और उसका निर्धारण कीजिए कि यहाँ से कितना कर लेना पड़ेगा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के कर के रूप में कर निश्चित किया गया। ठीक है। प्रत्येक सूबे का राजस्व मंडलों में बांटा गया था। प्रत्येक जो सूबे या प्रांत थे उनको राजस्व मंडलों में बांटा गया, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हर क्षेत्र के जो हर खेत थे उनकी अलग अलग राजस्व दर थी, उसको बनाया गया था। ठीक है। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव देख लेते हैं। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था, और उसे नूरजहां का खिताब उस समय मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और समय समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी तरफ यह वाक्य था कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। ठीक है। यह दिखाता है कि मेहरुनिसा का प्रभाव जहांगीर के समय में कितना था, जहांगीर के दरबार में कितना था। एक जगह ये भी कहा जाता है कि उस समय क्या था, जहांगीर तो जो था वो शराबी था, इसलिए पूरा शासन बस नाम का जहांगीर के पास था, जबकि उसका जो मूल नियंत्रण था वह मेहरुनिसा के ही पास था, यानी कि नूरजहां के ही पास था। बाईं ओर एक देखिए फरमान दिया गया है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश है। तो सोचिए, फरमान यानी कि आदेश भी कौन दे रहा है? नूरजहां दे रही है। ये सब दिखाता है कि मेहरुनिसा का प्रभाव कितना था। गोल मोहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महली बने। तो ये कथन ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि उनका उस समय प्रभाव ज़्यादा था। वो जिसको चाहती थी उसको ऊपर पहुंचा देती थी, अपने चाहने वाले को, और जो उससे जिनसे ये हेट करती थी, जैसे कि खुर्रम हो गया जो बाद में शाहजहां बना, उनको ये गिराने में प्रयास में रखती थी। इसलिए सभी लोग उनके लिए अच्छा लिखना भी चाहते थे। तो उसी में गुलमोहर ने लिखा है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी उज्ज्वल हो गई हैं, वैभवशाली बन गई हैं, और हम कामना करते हैं कि नूरजहां जो हैं वो इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। सुलह कुल की नीति क्या होता है? सुलह कुल की नीति होती है, अकबर की सुलह कुल की नीति को उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है, देख लेते हैं। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। मतलब कि इसमें बताया गया है अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी उसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने की बात कही गई थी। धर्म सहिष्णुता की नीति पे ये थी, और उसके बारे में जहांगीर ने लिखा है कि यहाँ सभी अनुयायियों की एक ही जगह थी, सभी धर्म के। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, अपने पिता के बारे में कहा जा रहा है, अकबर के विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, मतलब कि चार बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, विरोधी धर्म के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचार के लिए जगह थी। तो विरोधी धर्म के अनुयायियों के लिए भी जगह थी, और अच्छे विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं, बुरे विचार भी देने के लिए स्वतंत्रता थी आपको। असहिष्णुता का मार्ग बंद था। तो असहिष्णुता का मार्ग बंद था, सहिष्णुता का मार्ग चला था। तो धर्म सहिष्णुता के संबंधित था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते हैं। तो बताया रहा है ये धर्म सहिष्णुता का ही एग्जाम्पल है कि शिया और सुन्नी एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, और ईसाई और यहूदी जो एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं एक ही गिरजे में प्रार्थना करते हैं। इसने अकबर ने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी कि सुलह कुल का सिद्धांत का पालन किया। तो सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा कि सभी धर्म सहिष्णुता के नीति से आधारित था, और उसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान की बात कही गई थी। अकबर ने कई सांस्कृतिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, ठीक करवाया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना बनवाया था, या अनुवाद ब्यूरो भी इसको हम कह सकते हैं। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा क्या है?
रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने किया था, इसको नोट कर लीजिएगा। और रज़्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद हो जाएगा। अब राजा और रानियाँ इसमें देख लेते हैं और अकबर और आईने अकबरी के बारे में देखते हैं, फिर चैप्टर समाप्त होता है। राजा और रानियाँ 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ओटमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल थे। सुलेमान बहुत फेमस शासक था। तो इसमें सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि पहली चीज़ कि अकबर के समकालीन कौन था, सॉरी मुगलों के समकालीन सुलेमान था। कौन था? सुलेमान था। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। तो ओटोमन साम्राज्य उसके समय में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था, यूरोप की ओर तक पहुंच गया था और हंगरी को अपने राज में मिला लिया गया था और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया था। ओटोमन साम्राज्य की फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी जीत लिया था। मोरक्को तथा उत्तर अफ्रीका का भी हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया था। सोलोमन जो शासक था बहुत ज़्यादा फेमस था, वो उसने नौसेना का भी पुनर्गठन किया था। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना का प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई थी। अरब सागर में इस नौसेना के पुर्तगालियों ने चुनौती दी। सम्राट का अल कानूनी का खिताब दिया गया था। तो सम्राट का खिताब ही बता रहा है अल कानूनी, जिसका अर्थ होता है विधि निर्माता, विधि का निर्माता, दिखाता है कि उसका प्रभुत्व कितना था। क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीके का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। तो एक तरीके से अपने समाज को सही ढंग से चलाने का भी प्रयास इसने किया था। अल कानूनी इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसने बड़े नए कानून भी लगाए थे। ठीक है, सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। सुलेमानी जो काल था उसको कानूनी काल का आदर्श शासनकाल हम कह सकते हैं। अकबर के शासनकाल में इंग्लैंड की रानी कौन थी? एलिजाबेथ। पूछा गया प्रश्न है। एलिजाबेथ जो है अकबर के समकालीन थी। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास फेमस था और इनसे भी कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जो था जार इवान चतुर्थ, ध्यान रखिएगा, जार इवान चतुर्थ जो था बहुत ज़्यादा फेमस शासक था ना। रूस क्रांति आप चैप्टर 9, 10 तो पढ़े नहीं हैं, तो उसमें रूस क्रांति बढ़ता है। अगर बीपीएससी वाले हैं तो जार इवान चतुर्थ के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, रूसी शासक जार इवान अकबर के ही समकालीन था, जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? इवान द टेरिबल कहा जाता था। अकबरनामा और आईने अकबरी देख लेते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी कवि दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि यह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल को कहा गया कि अकबर के शासनकाल का इतिहास आप लिखिए, मेरे शासनकाल का इतिहास लिखिए। अबुल फजल ने इसको 3 भागों में बांटा, 3 जिल्दों में लिखा और जिसका शीर्षक क्या था? अकबरनामा था और इसके तीसरे पार्ट का नाम क्या था? आईने अकबरी था। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न इसमें बना था अकबर के, जो ये यहाँ से प्रश्न बना, ये PYQ है। प्रश्न क्या बना था कि जो अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने, पहला कथन था। दूसरा कथन था इसके पहले पार्ट में अकबर के पूर्वजों का बयान दिया गया है, दूसरा कथन था, सही था। तीसरा कथन था कि अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दूसरा दिया जाता है दूसरे पार्ट में, यह भी सही था। और अगला पॉइंट क्या था कि तीसरे जिल्द का नाम आईने अकबरी है, तो सारे कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ कथन करके 4 दिए गए थे, इसमें से एक गलत उसमें हुआ था। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में आईने अकबरी है जिसमें उसके शासनकाल की घटनाएं दी गई हैं। इसमें अकबर के प्रशासन, उसके घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरों और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो सांख्यिकी विवरण भी इसी जगह दिया गया है। तो फिर से देख लेते हैं, इसको किसने लिखा? अबुल फजल ने। नाम क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा तीसरे पार्ट का नाम क्या है? आईने अकबरी। पहली पार्ट में इसके पूर्वजों के बारे में बताया गया है, दूसरे पार्ट में शासनकाल की घटनाओं के बारे में बताया गया है, तीसरे पार्ट का नाम आईने अकबरी है। इसमें अकबर का प्रशासन बताया गया, घराने बताए गए हैं, सेना, राजस्व और सांख्यिकी विवरण भी दिया गया है, साथ में भूगोल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र देख लेते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। तो प्रशासन से संबंधित जानकारी हमें किस में मिलेगी? फिर से बता देता हूँ, अकबरनामा के आईने अकबरी में विशेषकर मिलती है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बांटा गया था, जिसे सूबा कहा जाता था। प्रांतों को उस समय क्या कहा जाता है? सूबा।
सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहा जाता था। सूबा जिसके हाथों में होता था उसे सूबेदार कहते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। मतलब कि राजनीतिक पद भी सूबेदार था और सैनिक पद भी ये था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसे दीवान कहा जाता था। तो दीवान कौन होता उस समय अकबर के काल में? वित्तीय अधिकारी होता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी कौन हो गया? सैनिक वेतनाधिकारी। सदर धार्मिक कार्य का मंत्री, फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस। तो अकबर के काल में कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स कि प्रशासन के बारे में आईन अकबरी में बताया गया है। प्रांत सूबों में बटा था, सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहते हैं। ठीक है, सूबेदार राजनीतिक पद भी था और सैनिक पद भी था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा जाता था, और सैनिक वेतनाधिकारी यानी सैनिकों को वेतन देने का जो मुख्य अधिकारी था उसे बख्शी कहा जाता था। सदर कौन था? धार्मिक नेता था, सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है। फौजदार सेना नायक था उस समय, सेना का प्रमुख जो होता है सेना मंत्री। कोतवाल नगर की पुलिस थी। ठीक है, बस इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।